नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जो कल जो है बता रहा था, कल की वीडियो में बताया था क्लास 9th में जो है फिजिक्स पोर्शन चैप्टर 9 का जो है ये फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन के बारे में जो है पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो इसमें केवल न्यूमेरिकल जो है अभ्यास का प्रश्न जो है बचा हुआ है, तो उसी को जो है सॉल्व करना है, उसके बारे में चर्चा करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। कोई वस्तु जो है शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तें का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शून्य यानी नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी कि तो यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर में, हाँ किसी वस्तु के अशून्य वेग से गति करना संभव है, यानी अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसा निम्नलिखित परिस्थितियों जैसे कि शर्त होता है, इसमें संभव हो सकता है, कुछ शर्त के अनुसार जो है संभव हो सकता है जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा हो दोस्तों। यानी कि जब वस्तु जो है एक सीधी सरल रेखा में, यहाँ शर्त क्या है? शर्त ये है कि वस्तु जो है जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, एक समान चाल से चल रही हो, यानी एक शर्त ये है कि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो। बी क्या है? जब चाल के परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि जो इसका परिमाण है, यानी कि चाल का स्पीड का जो है परिमाण जो है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है आपके, यस बाई टी हम कह सकते हैं। ये वेलोसिटी हमारा स्पीड वो होता है, दूरी होता है, दूरी बड़ी चाल होता है। कहने का मतलब आगे दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यानी कि चाल में तो कोई समय में कोई तो परिवर्तन नहीं हो, यानी कि जब चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो ऐसा हो सकता है। सी क्या है? जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यानी गति की दिशा में, यानी कि गति की जिस दिशा में गति कर रहा है दोस्तों, उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी सीधी चली जा रही है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं हो। उसके बाद डी है, यहाँ पे और शर्त है वायु का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, यानी कि वायु का प्रतिरोध अवश्य ही अशून्य होना चाहिए। यानी कि वायु का प्रतिरोध जो है, जैसे कि हम गति कर रहे हैं दोस्तों, अगर जो यह वायु इस दिशा में चल रहा है तो इसका जो है घर्षण मतलब उत्पन्न करेगा, हमारे स्पीड को जो है ये ब्रेक कर देगा, धीरे धीरे स्लो मोशन कर देगा। इसलिए जो है यहाँ पे होना चाहिए कि कोई वायु का जो है गति इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है क्या आता है? जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान शून्य हो। पहली बात तो जब कोई चीज गति कर रहा है दोस्तों, तो इसका सतह जो है, सतह पे जो है कहने का मतलब ये घर्षण बल जो है शून्य होना चाहिए, यानी कोई घर्षण नहीं का। अगर जो गति कर रहा है इधर से तो घर्षण बल क्या लगता है इधर से, लेकिन ऐसा तल हो कि जिसपे कोई घर्षण बल ना लगता हो, तो ऐसा संभव है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें क्या कारण होता है? जब दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ में दरी तथा धूल के कण क्या होते हैं? दरी और धूल के कण क्या होते हैं? विरामावस्था में होते हैं। जब इन्हें किसी क्षण से पीटा जाता है तो दरी में क्या होता है? कंपन, गति होने लगता है। परंतु धूल कण जो होता है विरामावस्था में ही रहना चाहता है। धूल के कण जो होते हैं विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। अतः विराम जड़त्व के कारण, यानी विरामा जड़त्व के कारण धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी कारपेट में गति होती है। यानी धूल के कण अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दरी में क्या होता है? गति हो रहा है, क्योंकि हम पीट रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धूल बाहर निकल आते हैं, यानी जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यानी कि ध्यान रखिएगा, क्लास 9th का जो है साइंस, क्लास 9 का साइंस जो है
चैप्टर 9 का जो है ये अभ्यास है, समझ लीजिए। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो उत्तर क्या है इसका? बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर जो है तथा बस के अचानक खुलने की स्थिति में सामान पीछे की ओर ना तथा आगे की ओर ना गिर जाए। बस के मुड़ने की स्थिति में भी सामान किनारे से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस की गति में क्या होता है, परिवर्तन होने की स्थिति में सामान क्या होता है, जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुकती है परंतु सामान गति में ही रहता है जिससे आगे खिसक गिर सकता है। इसी प्रकार बस के अचानक खुलने पर बस गति में आ जाती है परंतु सामान विरामावस्था जड़त्व में रहता है तो और पीछे खिसक कर गिर सकता है। दोस्तों अब देखिए ये बस है आपका, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, अब बस देखिए इधर एक बार खिसकेगा तो ये इधर जाएगा। अगर जो ये जा रहा है दोस्तों, अगर जो ये जा रहा है तो एक समान गति से जा रहा है, ये अगर जो यहाँ पे ब्रेक लग जाए तो क्या होगा, ब्रेक लग जाए तो ये जड़त्व के कारण जो है ये इधर ही जाएगा तो आगे गिर सकता है। दोस्तों इस स्थिति में जो है हम उसको बांध कर रखते हैं। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुक जाए परंतु सामान गति में गिर सकता है जिससे आगे खिसक कर आ सकता है। इस प्रकार बस के अचानक खुलने पर बस गति में आ जाती है परंतु सामान विराम जड़त्व में ही रहता है और पीछे खिसक कर गिर सकता है। ये क्लियर हो गया? प्रश्न 4 है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि अब इसमें क्या करना है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। वेग जो है गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एवं बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है अतः गेंद विरामावस्था में आ जाने के कारण प्रयासरत है। सही विकल्प सुनिए। तो सही विकल्प दोस्तों क्या है, देखिए सही विकल्प जो है सी। अब देखिए गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। दोस्तों गेंद अगर जो हम कह सकते हैं कि गेंद जो है हमारा इस दिशा में जा रहा है, दोस्तों इस दिशा में जो है जा रहा है, कहने का मतलब इस पे जो है जमीन का घर्षण बल इधर बाह्य बल जो है कार्य करता है, ठीक है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है इसलिए रुक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन आता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 5वां। तो 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता शुरू करता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि एक ट्रक जो है विरामावस्था पहाड़ी है और नीचे ढलान है और वहां से रुक करके बस विरामावस्था u बराबर 0 से विरामावस्था से, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी पहाड़ी की दोस्तों ये स्थिति होगी। ये हमारा दोस्तों बस है, ठीक है। अब ये यहाँ पे u बराबर जो है 0 से गिरना प्रारंभ करता है दोस्तों। अब इसी के बारे में हमें करना है, हम भी क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं। नियत त्वरण से जो है दोस्तों एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इस त्वरण को ज्ञात करिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। दोस्तों इसका द्रव्यमान क्या है, 7 टन है, ठीक है। तो दोस्तों 1 टन बराबर जो होता है यहाँ पे 1000 kg होता है, यानी कि 1 टन जो होता है 1000 kg के बराबर होता है। अब उत्तर में क्या करना है, हमको त्वरण निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तय की गई कुल दूरी जो है 400 मीटर है। समय कितना लेता है, 20 सेकंड लेता है तथा त्वरण हमको ज्ञात करना है। त्वरण को जो है हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप जानते हैं समय और जो वेग और दूरी में क्या संबंध होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। यस बराबर 400 है, u बराबर यहाँ पे देखिए 0 है तो इसलिए ये 0 20 हो जाएगा समय, हाफ at स्क्वायर।
ए निकालना है, टी क्या है आपका 20 दिया हुआ है, 20 सेकंड। तो इसमें क्या करते हैं 20 का स्क्वायर कर देंगे। अब किसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों ए हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड आ जाता है। उसके बाद जो है अब ट्रक का त्वरण क्या, तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रक का जो है त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए अब करना क्या है, ट्रक का त्वरण हमको पता हो गया। अब ट्रक पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब ट्रक पे जो आरोपित बल है उस बल की गणना कीजिए। तो दोस्तों यम जो है दिया हुआ है ट्रक 7 यानी कि 7 टन है, तो हम इसको कहते हैं 7 टन को जो है 7000 टन जो है हम कह सकते हैं 1 kg कह सकते हैं दोस्तों। ए दिया हुआ है और अब बल की गणना दोस्तों आपको पता है कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हमारा होता है। अब यहाँ पे बल की गणना हम कर सकते हैं, इसके जगह पे 700 लिख देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण लग रहा है दोस्तों। तो हमारा देखिए आ गया 14000, क्या है 14000 जो है न्यूटन बल इस पे कार्यरत है। अतः ट्रक पर लगने वाला बल आरोपित बल क्या है 14000 न्यूटन काम कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा संभवतः। उसके बाद जो है छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है देखिए छठवां क्वेश्चन 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर क्या होता है फेंका जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो है समझ सकते हैं कि कोई पत्थर जो है इस प्रकार से जो है फेंका जाता है या लुढ़काया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे पत्थर का द्रव्यमान जो है 1 kg है। पत्थर का द्रव्यमान क्या 1 kg है। अब उस पत्थर का जो द्रव्यमान के एक पत्थर को इतने के वेग से झील की जमीन पर सतह पर फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद समय कितना लेता है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। यानी पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। कहने का मतलब विरामावस्था में आ जाता है अंतिम वेग। तो यानी कि दूरी कितना हुआ 50 मीटर, यानी 50 मीटर की दूरी जो है यानी 50 मीटर की दूरी तय करके जो है रुक जाता है। इस प्रकार से 50 मीटर की दूरी यहाँ पे b बराबर जो है 0 हो जाता है और इसका जो है प्रारंभिक वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और लास्ट वेग ध्यान रखना b 0 हो जा रहा है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। अब पत्थर और बर्फ के बीच जो है लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। यानी पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे यम दिया हुआ है, ठीक है 1 kg यम दिया हुआ है। अब हमको पहले निकालना है त्वरण के बाद जब हमारा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से हम बल की गणना कर सकते हैं। और सबसे पहले हम दूरी से जो है इसके समीकरण को b स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2s से क्या हम निकाल लेंगे, इसका त्वरण निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए ये 0 है आपका लास्ट वेग और ये 20 मीटर है। उसके बाद 2a हमको निकालना है, यस क्या है 50 मीटर है। सॉल्व करने पे दोस्तों -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण लग रहा है दोस्तों। यानी कि ये त्वरण जो है इतना लग रहा है और ये त्वरण जो है माइनस में है। ध्यान रखना त्वरण क्या है माइनस में है क्योंकि लास्ट वेग 0 हो जा रहा है, यानी कि अवरुद्ध हो रहा है, उसका वेग जो है कम हो रहा है, लुढ़कता हुआ वेग कम होता हुआ जा रहा है। इसलिए इसका सिर्फ ये है कि त्वरण इसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देखिए बल निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण आपका निकल चुका दोस्तों। अब पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। घर्षण बल जो है इसके विपरीत 4 न्यूटन -4 न्यूटन का बल जो है कार्य करेगा इसके विपरीत दिशा में दोस्तों। इसलिए जो है और ये इस दिशा में गति कर रहा है, ध्यान रखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन है। एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन है, प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधा पटरी पर खींचता है।
यानी कि इंजन का द्रव्यमान 4000 kg है, ठीक है। एक 8000 द्रव्यमान का रेल इंजन की प्रति 2000 kg, यानी कि कह सकते हैं कि एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल का इंजन प्रति 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधा सीधा पटरी पर खींचता है। तो यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी पर जो है घर्षण 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करिए कि नेट त्वरण बल क्या होगा। नेट त्वरण बल क्या होगा, रेल का त्वरण तथा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्तर में क्या नेट त्वरण क्या होगा। देखिए नेट त्वरण क्या लग रहा है, यानी इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस घर्षण बल क्या होगा, नेट त्वरण होगा। यानी इंजन द्वारा आरोपित बल और माइनस त्वरण। तो यहाँ पे बल जो दिया हुआ है, देखिए 40,000 न्यूटन दिया हुआ है और घर्षण बल क्या है 5,000 न्यूटन है। तो ये क्या आ गया आपका 35,000 का नेट त्वरण जो है बल लग रहा है, त्वरण बल लग रहा है। अब रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए दोस्तों, रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हमको द्रव्यमान दिया हुआ है और 35,000 न्यूटन जो है त्वरण लग रहा है दोस्तों, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं त्वरण F बराबर F बाई m। इस फार्मूले से जो है आप निकाल सकते हैं। तो 5 डिब्बों जिसे इंजन खींचता है का द्रव्यमान, अब देखिए एक डिब्बे का द्रव्यमान दोस्तों 5 है, 2000 है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 kg कुल डिब्बे द्रव्यमान हो जाएगा। फार्मूला ये है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये नेट त्वरण इतना लग रहा है, बल लग रहा है, और ये जो है द्रव्यमान इतना है ए। अब ए हमारा कितना आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये हमारा आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि त्वरण क्या है हमारा, त्वरण निकल चुका है दोस्तों इसी फार्मूले से। अब देखिए सी क्या है, डिब्बा 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। ध्यान दीजिएगा इंजन है, ठीक है, ये क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबका 2-2000 कीजिए, 1 2 3 4 5 सबका है दोस्तों। तो डिब्बा 1 द्वारा यानी इस द्वारा डिब्बे द्वारा 2 पर लगाया गया बल क्या होगा दोस्तों, 2 पर लगाया गया बल क्या होगा, यानी बल कितनी। अब देखिए डिब्बा 2 का द्रव्यमान क्या है 2000 गुणे 4। ध्यान दीजिएगा डिब्बे 2 यानी कि कहने का मतलब जो है जब यह पूरे गति से गति कर रहा है दोस्तों, तो इसका जो है पूरा द्रव्यमान कंसीडर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर जो ये चल रहा है दोस्तों, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक डिब्बा इस पे लगा रहा है, यानी कि ये टोटल लग रहा है दोस्तों। 4 डिब्बे का जो है बल इस पर लगेगा, 4 डिब्बे का बल इस पे लगेगा, ठीक है, एक डिब्बे का बल नहीं लगेगा। अगर जो हम कहते कि इस पर कितना बल लग रहा है, तो एक डिब्बे का बल हम कहते, इस पे कितना बल लग रहा है तो हम 2 डिब्बा लेते, यहाँ पे जो बल लग रहा है दोस्तों 3 डिब्बा लेते। तो इसलिए जो है अगर जो हम कहेंगे यहाँ कितना बल लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है पूरा डिब्बा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हम लेंगे कितना बल लग रहा है। तो डिब्बा 2 द्वारा द्रव्यमान कितना होगा आपका, देखिए 8,000 हो गया आपका। अब त्वरण निकल चुका है दोस्तों, यानी कि त्वरण निकल चुका है। अब देखिए बल बराबर जो होता है इतना, यानी कि इतना बल दोस्तों 28,000 न्यूटन का बल जो है इस पे आरोपित होगा, यानी इस डिब्बे पर जो है 28,000 न्यूटन का बल जो है आरोपित होगा दोस्तों। तो ये चीज तो संभवतः क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रश्न 8 है एक गाड़ी का द्रव्यमान 15,000 kg है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 15,000 kg है, ठीक है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड की ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, गाड़ी का पहली बात तो देखिए गाड़ी का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, ठीक, और यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ऋणात्मक त्वरण यानी विरामावस्था में लाने के लिए कह सकते हैं माइनस त्वरण लगाना पड़ता है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। कोई गाड़ी ऐसे चल रही है दोस्तों, इस प्रकार से इस दिशा में चल रही है, तो इसको जो है हम ब्रेक लगाने पर जो है कि हमको V0 बना देना है, और जानते हैं कि घर्षण बल इसके टायर पे इस साइड में लगेगा। तो यही चीज़ हमको जो है निकालना है।
क्योंकि जब ब्रेक लगाने पे जो है यहाँ पे त्वरण जो है इस साइड में लगेगा माइनस त्वरण, तो घर्षण बल निकालना। तो गाड़ी का द्रव्यमान दोस्तों 15,000 kg है, त्वरण यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, एफ को ज्ञात करना है, हमको सूत्र से पता है कि इतना होता है, यानी 2550 न्यूटन का बल जो है इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो उसके इसकी विपरीत दिशा में, अतः गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल माइनस इतना है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु का जिसका वेग v है तथा संवेग क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान दिया हुआ है m और वेग v दिया हुआ है, तो संवेग mv होता है दोस्तों। संवेग क्या होता है? mv होता है। ठीक है, संवेग का ये फार्मूला होता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर, एक लकड़ी के बक्से को जो है, कोई बक्सा है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए बक्सा है, इसको 200 न्यूटन का जो है बल लगाया जाता है। तो बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, यानी इस डायरेक्शन में फर्श पे हम धकेलते हैं इस तरह से। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा और बक्से को 200 न्यूटन बल जो है लगा कर करते हैं उसमें हम लकड़ी के बक्से को दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों v है, तो हम देखिए चूंकि लकड़ी के बक्से को नियत वेग से फर्श पर धकेला जाता है, तो अतः 200 न्यूटन बल, यानी कि बल क्या लगता है? 200 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, कोई भी भाग लकड़ी के बक्से में त्वरण उत्पन्न करने में नहीं लगता, यानी कि कोई भी भाग जो है बक्से में त्वरण उत्पन्न करने में नहीं लगता। अतः घर्षण बल क्या होगा आपका? आरोपित बल क्या होता? वही घर्षण बल हो जाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हम एक नियत बल जो है, एक नियत जो है उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं ढकेल के छोड़ देते हैं कि वो जगह नियत वेग से फर्श पे ढकेलते हैं। ध्यान है, जितना क्रिया होगा उतना प्रतिक्रिया होगा। तो 200 न्यूटन का बल जो है इस डायरेक्शन में दोस्तों लगेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है अभ्यास का। तो दो वस्तुएं जो हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ही विपरीत, चाहे गोली मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक ही क्या कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है दोस्तों, तो विपरीत गति कर रहे हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग जो है, टकराने के पहले प्रत्येक का वेग जो है 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा उनका सम्मिलित वेग क्या होगा दोस्तों? जुड़ करके उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि पहली वस्तु बाएं से, यहाँ पे एक इतना मानना पड़ेगा कि मान लीजिए पहली वस्तु क्या है, बाएं से दाएं जाती है तथा दूसरी वो दाएं से बाएं जा रही है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, m2 बराबर 1.5 kg है, m2 बराबर 1.5 kg है और u बराबर जो है -2.5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसका वेग है। ठीक है, एक दाएं से बाएं ऋणात्मक, यानी दाएं से बाएं ऋणात्मक, इसको मान लेते हैं। अतः टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुछ संवेग, देखिए यहाँ संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। देखिए m1 प्लस m2 m1 इनका संवेग बराबर प्लस इतना हो गया, तो संवेग इनका जो निकल गया दोस्तों 0, क्योंकि इनका प्रारंभिक वेग जो है सबका u1 a2, इनका प्रारंभिक वेग जो है, तो टकराने के प्रत्येक का वेग जो है टकराने के पहले का वेग दिया हुआ 2.5। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए m1 u1 m2 u2, देखिए इसका दिया हुआ, इसका वेग इतना दिया हुआ है, प्लस 1.5 इसका वेग माइनस इतना दिया हुआ है, तो ये कुल मिला जो कर दो 0 kg मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। ठीक है, संवेग इसका निकल गया है। अब देखिए चूंकि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसलिए उनका सम्मिलित द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। सम्मिलित द्रव्यमान m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, सम्मिलित द्रव्यमान m1 m2 हो जाएगा और उनका जो है एक फिक्स वेग हो जाएगा। उस वेग को जो है दोस्तों हम v मान सकते हैं, यानी कि ये दोनों जो है एक सम्मिलित वेग से जो है गति कर रहे हैं। तो देखिए इनका दोनों का द्रव्यमान जो है m1 प्लस m2 जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका एक वेग v मान लेते हैं। अब इनका जो है हम ये निकालना है
इनका संवेग हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है, m2 m1 इस प्रकार से प्लस करके। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, तो यहाँ पे जान सकते हैं कि देखिए 0 आ गया पहला वाला हमारा, तो v2। अब v क्या है इसका, v बराबर 0। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे v बराबर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक नियत वेग है दोस्तों, ये कोई जो है त्वरण यहाँ से उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ से त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है कि चूंकि जो है एक, अतः दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग जो है 0 मीटर, यानी टकराने के बाद जो है दोनों का वेग जो है 0 हो जाएगा। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 200 ग्राम का द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती है, यानी कि आपका जो है हॉकी का जो गेंद है, कह सकते हैं ये हॉकी का वेग कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है, 200 ग्राम है, और यह जो है गेंद जो है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से जो है सीधी रेखा में गति करती है और चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान के गुटके से संघट करती है। जाते जाते जो है एक ऐसा चीज जो आता है बाद में, ये टकरा जाती है, किसी गुटका, कोई गुटका है जो टकरा जाती है, उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं, टकराने के बाद गुटके से एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए कि इसका 5 केजी गुटके का जो है 5 केजी इसका द्रव्यमान है और इसका 2 केजी है। संघट के पहले और संघट के बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए, दो वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग ज्ञात कीजिए। तो संभवतः देखिए संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का जो है संवेग हम कह सकते हैं बराबर हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम। तो हॉकी की गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, 200 ग्राम। अब इसको केजी में बना लेते हैं। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 केजी है। अब हॉकी की गेंद का जो है वेलोसिटी v1 है और लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 हम कह सकते हैं। जुड़ी हुई अवस्था में हॉकी की गेंद तथा लकड़ी के वेग का वेग हम मान लेते हैं दोस्तों, गुटके का वेग v, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं v बराबर -5 मीटर पर सेकंड है। तो गुटके का वेग जो है यहाँ पे निकल जाएगा, गुटके का वेग जो है निकालना है। अब देखिए गेंद का संघट के पहले का संवेग m1 u1 m2 u2 ये आ गया आपका 2 केजी मीटर पर सेकेंड, इस आपका आ गया, यानी कि 2 केजी मीटर पर सेकेंड ये है संघट के पहले, टकराने के पहले का संवेग। उसके बाद वो है p1 ये हो गया आपका संवेग, और टकराने के बाद का संवेग जुड़ जाएगा दोस्तों, v हमको निकालना है, m दिया हुआ है 5.2 किलोमीटर मीटर पर सेकंड इसका आ रहा है। अतः संवेग संरक्षण का जो इसमें जब नियम लगेगा दोस्तों, तो ये चीज़ जो है हमको फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ जो है बराबर हो जाएगा संघट के पहले संघट के बाद, ठीक है। अब यहाँ से जो है वेग हमारा निकल चुका है 5/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही दोस्तों जो है हमारा आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली सीधी रेखा में, 10 ग्राम की गोली जो है एक सीधी रेखा में, यानी कि 10 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में इतने वेग से जो है गति कर रहा है, एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और इतना सेकंड के बाद रुक जाती है दोस्तों, यानी कि v बराबर 0 हो जाता है, यानी कि सेकंड को माइनस त्वरण लग रहा है, गोली लकड़ी रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो दोस्तों गोली का द्रव्यमान देखिए आपका दिया हुआ, गोली का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, इतना केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। गोली का प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है, t दिया हो इतना समय, ठीक है, इससे जो है t बराबर इतना सेकंड दिया, अंतिम वेग v 0 है। अब देखिए इस समीकरण से v बराबर u प्लस at से क्या निकाल लेंगे हम, इसका त्वरण निकाल लेंगे दोस्तों। इसका त्वरण क्या निकाल लेंगे, देखिए इतना बराबर इतना, यानी कि -150 माइनस 150 बराबर 0.03 a बराबर जो है हमारा आ गया 5000 -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया दोस्तों। गोली इतना बहुत ज़्यादा त्वरण होता है, कम नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं कि अब गोली के द्वारा लकड़ी को भेदने में तय की गई दूरी यश ज्ञात कीजिए। यानी कि यश ज्ञात करने के लिए, यानी कि लकड़ी पे लगने में जो भेदेगा गोली जो है दोस्तों,
इस फार्मूले से जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस फार्मूले से हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 यस से ये निकालेंगे या फार्मूला 1 कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यस बराबर 2.25 मीटर जो है ये गोली भेदेगा दोस्तों, इतना मतलब छेद कर देगा इसमें। तो गोली के द्वारा लकड़ी को भेद कर तय की गई दूरी जो है हमारा निकल चुका है दोस्तों 25 मीटर। लकड़ी के गुट के द्वारा गोली पर लगाए गए बल जो है, बल को पता है इसका द्रव्यमान इतना है और त्वरण हमको पता हो गया 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन का जो है दोस्तों बल इस पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 15वां क्वेश्चन है जिसका द्रव्यमान, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है, 10 मीटर पर सेकंड की इसका वेग है, एक सीधी रेखा में चलते हुए वरावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान की लकड़ी की गुटकी से टकराती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी दिशा रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद में कुछ संवेगों की गणना कीजिए। आपस में जुड़े हुए संवेग के वेग की गणना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले टकराने के पहले का हम संवेग निकालेंगे, टकराने के पहले टकराने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे, उसको जोड़ करके v मान लेंगे, निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे दोस्तों। यही जो है यहाँ पे सब में अप्लाई होगा। देखिए सब दिया हुआ है, यहाँ पे लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान दिया हुआ है, फिर इसका जो है मानस संयोजित अवस्था में, यानी जब जुड़ने की अवस्था में भी इतना, यानी इन दोनों को निकालना है। टकराने के पहले का संवेग क्या होगा, 10 kg मीटर पर सेकंड आ गया टकराने के पहले। उसके बाद टकराने के बाद जो है P1 P2 क्या है, P1 बराबर यहाँ पे 10 आ गया है, अतः P1 और P2 क्या होगा 10 kg मीटर पर टकराने के बाद, ये संवेग हो जाएगा। टकराने के पहले संवेग, टकराने के बाद संवेग, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे टकराने के जो है पहले संवेग 10 kg आ गया, टकराने के बाद जो है हमको उसको जोड़ देंगे, यानी कि इनका द्रव्यमान क्या है 1 और 5 6 हो जाएगा, और इसका 6 हो जाएगा और इसका वेग हम भी मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए 6 हो गया, अब 10, यानी कि 10 kg आ गया हमारा और इसको 6 भी आ गया। तो b इसको निकालने के लिए दोस्तों हम इसको भाग दे देंगे, यानी कि b बराबर हमारा यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों ये। उसके बाद जो है 16वां क्वेश्चन है, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर हो जाता है। यानी 6 सेकंड चलता है, 5 से 8 हो जाता है मीटर पर सेकंड वेग। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए, उस बल के परिमाण की गणना कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे द्रव्यमान जो है हमारा दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हो, इतना दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, लास्ट वेग 8 मीटर है और समय कितना लेता है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, F निकालना है। प्रारंभिक संवेग जो है m1 u, ये इसको निकालना है, इतना आ गया है। वस्तु के बाद का संवेग ये P2 निकाल लेंगे। यहाँ पे भी संवेग पहले गणना कीजिए, P1 निकालिए, P2 निकालिए, ये संवेग निकालिए। आरोपित बल क्या होगा, इतना। आरोपित बल क्या होगा, इतना होगा, क्योंकि आरोपित बल यम ए है और उसके त्वरण में परिवर्तन जो हो रहा है यम बराबर b माइनस यू टी, यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 50 न्यूटन जो है आ जाएगा सॉल्व करने के बाद दोस्तों। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। 17वां क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है। तो दोस्तों क्लास 9th में जो है ये चैप्टर फिजिक्स का है, चैप्टर 9 है, और इसका जो है हमने जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कर दिए हैं दोस्तों। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी का नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।